बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है डायरेक्टर्स पोजीशन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। लेक्चर फर्स्ट संचालक स्थिति नियुक्ति और पदमुक्ति। संचालकों का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है तो जिसका प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। कंपनी का प्रबंध करने के लिए अंशधारियों द्वारा ये जो चुने गए व्यक्तियों को ही संचालकों के नाम से जाना जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 34 के अनुसार संचालक से तात्पर्य कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किए गए संचालक से है। कंपनी अधिनियम की यदि ये परिभाषा दृष्टिगोचर करें तो इसमें संचालकों की प्रकृति स्थिति और उसके द्वारा जो किए जाने वाले विभिन्न कार्य हैं उनके संबंध में कोई संकेत नहीं दिया हुआ है, अतः किसी अन्य परिभाषा का अध्ययन करना आवश्यक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार संचालक वह व्यक्ति है जो किसी कंपनी की नीति का मार्गदर्शन करता है तथा उसकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करता है। जिस नाम से उसे पुकारा जाता है वह महत्वहीन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संचालक वह व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी के द्वारा जो बनाई गई कंपनी के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उनका मार्गदर्शन करता है। उसके द्वारा जो कंपनी के द्वारा समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं उन कार्य प्रणालियों का निरीक्षण करता है और संचालकों को किसी भी नाम से पुकारा जाए ये महत्वहीन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि संचालक से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किया गया है तथा जो कंपनी के कार्यों का निर्देशन नियमन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचालकों के संबंध में विशेषताएं कि संचालकों की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से कौन कौन सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। उसमें सबसे पहले है एकाकी व्यक्ति, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संचालक एक एकाकी व्यक्ति होता है जिसे संचालक मंडल में नियुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कंपनी का अधिकारी। जो संचालक है वह कंपनी का अधिकारी है यदि कंपनी का संचालक मंडल उसके निर्देशों के अनुरूप कार्य करने को अभ्यस्त होता है तो। फिर नेक्स्ट है कि प्रत्येक जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें कम से कम 3 संचालक होते हैं और प्रत्येक जो निजी कंपनी है उसमें कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। जो एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 संचालक होता है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः प्रत्येक कंपनी चाहे वो एक व्यक्ति कंपनी सहित हो अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं, लेकिन कोई कंपनी चाहे तो विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालकों की अधिकतम संख्या यानी अर्थात जो 15 है उसमें वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट है कि कंपनी के जो सभी संचालक हैं उनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, संचालक मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जो कंपनी के प्रथम संचालक है वो कौन होते हैं कि अंतर नियमों में यदि कोई व्यवस्था न हो तो कंपनी के जो सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या जो अभिदाता है वही कंपनी के प्रथम संचालक माने जाते हैं। फिर है कि नेक्स्ट ये है कि कंपनी के जो कार्यकलापों के प्रबंध और नियंत्रण का जो अंतिम दायित्व है वो या जो जवाबदेही है वो संचालक मंडल की होती है। संचालक मंडल का गठन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंपनी अधिनियम के सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी का एक संचालक मंडल होगा और इसका जो गठन है वो एकाकी व्यक्तियों से किया जाएगा। अब संचालक मंडल के जो गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम के डिफरेंट प्रोविजंस है वो कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहले है न्यूनतम संचालक। न्यूनतम संचालक में यह है कि अगर पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी है उसमें कम से कम 3 संचालक होते हैं। इसके विपरीत अगर निजी कंपनी है यानी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 संचालक होंगे। फिर नेक्स्ट है अगर मान लो एक व्यक्ति कंपनी है तो एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कम से कम 1 संचालक होगा। नेक्स्ट है अधिकतम संचालक। प्रत्येक कंपनी में जो एक व्यक्ति कंपनी सहित
सामान्यतः अधिकतम कितने संचालक? 15 संचालक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालकों की अधिकतम संख्या में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट है महिला संचालक। जो कंपनी अधिनियम में निर्धारित किए गए वर्ग या जो वर्गों की कंपनियां हैं, उनको कम से कम एक महिला संचालक को अपॉइंट करना आवश्यक है। अब वो कौन कौन सी कंपनी है, उसमें यह है, एक तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा, फिर दूसरा है प्रत्येक ऐसी कंपनी द्वारा जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए या अधिक की है। फिर तीसरा है प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी जो टर्नओवर है या जो विक्रय है वो 300 करोड़ रुपए या अधिक का है। तो ऐसी कंपनियों को अपने यहाँ पे एक महिला संचालक को अपॉइंट करना आवश्यक है। इसी प्रकार से जैसे इसमें है कि नई कंपनियों में नियुक्ति। अगर कोई भी कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित होती है और उपयुक्त इन श्रेणियों में से, यानी श्रेणी कौन सी है, जैसे सूचीबद्ध कंपनी है या जिसके प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए या अधिक की है, या जिसका जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ रुपए या अधिक का है, इस कैटेगरी की है, तो उसको अपने सम्मेलन के 6 महीने के भीतर महिला संचालक की नियुक्ति करनी होगी। फिर नेक्स्ट है रिक्त पद भरना। अब यदि किसी कंपनी में महिला संचालक का पद रिक्त हो जाता है तो कंपनी को उस पद को अतिशीघ्र भरने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है स्वतंत्र संचालक। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में उसके जो कुल संचालकों की संख्या के 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक कंपनियों के उस वर्ग या उन वर्गों की कंपनियों में स्वतंत्र संचालकों की जो संख्या है उसको केंद्र सरकार को निर्धारित करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है संचालकों की स्थिति, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कंपनी में संचालकों की क्या पोजीशन है और वो किस पोजीशन में रहकर कार्य कर रहे हैं, वो किस स्थिति में रहकर कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में कोई सटीक उत्तर देना काफ़ी कठिन है। इसमें जो लॉर्ड न्यायाधीश बोवेन हैं, उन्होंने एक मामले के निर्णय में लिखा है कि संचालकों को कभी एजेंट कहा जाता है, कभी प्रन्यासी और कभी प्रबंध भागीदार माना जाता है, परंतु ये सब संबोधन उनकी शक्तियों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं। ये शब्द एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिसको किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। तो जो न्यायाधीश बोवेन ने कोटेशन लिखी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स है वो किस किस पोजीशन में रहकर या किन किन स्थितियों में रहकर कार्य करते हैं। उनमें सबसे पहले है संचालक एक एजेंट के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संचालकों की नियुक्ति किसी भी कंपनी में एक एजेंट के रूप में नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी वो गर्भित रूप से यानी इम्प्लाइड रूप से कंपनी के एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। संचालक अपनी कंपनी के लिए तथा कंपनी की ओर से वे सभी कार्य करते हैं जिन्हें करने का उन्हें स्पष्ट या गर्भित अधिकार प्राप्त होता है, अतः वे कंपनी के इसी कारण से वे कंपनी के एजेंट माने जाते हैं। एक्चुअल में संचालक कंपनी के लिए और कंपनी की ओर से कार्य करते हैं तथा कंपनी अपने संचालकों के द्वारा किए गए कार्यों से क्या होती, बाउंड होती, बद्ध होती है। कंपनी ही स्वयं अपने संचालकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। संचालकों का एक्चुअल में कोई भी पर्सनल जो लायबिलिटी है, व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। व्यक्तिगत दायित्व तब तक नहीं होगा जब तक कि जो संचालक है वो कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसके बाहर कार्य नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई संचालक कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों के बाहर कार्य करते हैं तो वे उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे और कंपनी उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से संचालक जब भी कभी अपने अधिकारों के बाहर कार्य कर लेते हैं, कई बार कार्य कर लेते हैं और उन कार्यों के लिए उनका व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कंपनी की सभा में उनका ठीक उसी प्रकार से पुष्टिकरण किया जा सकता है जिस प्रकार एक प्रधान अपने एजेंट के अनाधिकृत कार्यों का पुष्टिकरण करता है।
तो जब प्रधान एजेंट के अनाधिकृत कार्यों का पुष्टिकरण कर देता है तो वह अनाधिकृत कार्य क्या हो जाते हैं, अधिकृत कार्य माने जाते हैं। और ऐसे एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाता है, उसका प्रधान यानी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि संचालक अपने अधिकारों के बाहर कार्य करते हैं तो लेकिन कंपनी की सभा में यदि उन कार्यों का पुष्टिकरण कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व समाप्त हो जाता है और कंपनी ही उन कार्यों के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इस संबंध में एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यदि संचालक कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और तो कंपनी और संचालक दोनों ही ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संचालक प्रन्यासी के रूप में। अब कुछ सीमा तक जो है संचालक कंपनी के प्रन्यासी यानी ट्रस्टी माने जाते हैं। अब जो संचालक, जैसा कि हम जानते हैं, एक संचालक पद एक विश्वास का पद होता है जिस पर रहकर पूर्ण सदविश्वास के साथ करने की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें प्रन्यासी की स्थिति में रह के निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। पहला है कंपनी के धन और संपत्ति का सदुपयोग करना। अगर जब किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण किया जाता है तब से ही आज तक जो कंपनी के धन और संपत्तियों का उपयोग करने की दृष्टि से संचालकों की जो स्थिति है, संचालकों को प्रन्यासी की स्थिति में रहकर कार्य करना चाहिए। वे प्रन्यासी की स्थिति में होने के कारण ही उनसे आशा की जाती है कि वे कंपनी के धन और संपत्तियों का कंपनी के हित में पूर्ण सदुपयोग करेंगे और कंपनी के जो धन और संपत्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं वे कंपनी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। जैसे सपोज को जो संचालक है वो अंशधारियों द्वारा चुकाई गई राशि पर ब्याज में से पूंजी में से ब्याज का भुगतान कर देते हैं तो ऐसी दशा में उनका प्रन्यास भंग माना जाएगा और वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी जो प्राप्त अधिकारों का कंपनी के हित में उपयोग करना। संचालक प्रन्यासी की स्थिति में होने के कारण ही उनको जो प्राप्त अधिकार है वो कंपनी के हित में उपयोग करना चाहिए। संचालकों को कंपनी की तरफ से कई प्रकार के अधिकार जैसे शेयर्स का अलॉटमेंट करना, ट्रांसफ़र करना, कॉल मनी मांगना, जो अग्रिम याचना प्राप्त करना, शेयर्स को फोरफिट करना आदि विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो संचालकों को ये जो प्राप्त अधिकार है उनका पूर्ण निष्ठा के साथ में और कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक प्रबंध भागीदार के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंपनी का प्रबंध है वो प्रजातांत्रिक प्रबंध प्रणाली के आधार पर किया जाता है और इसके अंतर्गत जिसमें जो अंशधारी है वो अपनी ओर से अपने में से कुछ व्यक्तियों को चुन लेते हैं और इन चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ही कंपनी का प्रबंध और संचालन किया जाता है और इन्हें ही संचालक के नाम से जाना जाता है और ये चुने हुए संचालक ही कंपनी का प्रबंध का कार्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक संचालक कंपनी के प्रबंध भागीदार कहलाते हैं। लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो कंपनी के प्रबंध भागीदार होते हैं लेकिन वे किसी भी दशा में साझेदारों की स्थिति में नहीं होते हैं। उन्हें साझेदारों की भांति कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और न ही उनकी कोई लायबिलिटी होती है। उनके वे ही अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो अंतर नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं या कंपनी के जब सामान्य सभा होती है तो समय समय पर उनको जो विभिन्न अधिकार और दायित्व मिलते हैं वही अधिकार और दायित्व माने जाते हैं और वे इन्हीं अधिकारों और दायित्वों के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं। नेक्स्ट है कंपनी के अधिकारी के रूप में। अब संचालक को कंपनी का अधिकारी भी माना गया है। एक अधिकारी के रूप में प्रत्येक संचालक इस अधिनियम के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनका पालन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वे इन प्रोविजंस का पालन नहीं करते हैं तो इस अधिनियम के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारी के रूप में। अब वैसे सामान्यतः जो संचालक है वो कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं लेकिन यदि कोई संचालक अपने संचालक पद के अतिरिक्त कंपनी में कोई पारिश्रमिक युक्त पद भी स्वीकार करता है तो उसे कंपनी का एम्प्लॉय कर्मचारी माना जा सकता है। जैसे यदि किसी संचालक को उस कंपनी में सचिव अथवा प्रबंध संचालक नियुक्त कर दिया जाता है
तो वह कंपनी का कर्मचारी माना जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि कंपनी का कोई भी संचालक कंपनी के साथ जो स्पष्ट या गर्भित अनुबंध करके कंपनी का कर्मचारी भी बन सकता है। नेक्स्ट है एक आवश्यक अंग के रूप में। अब जो संचालक है वो कंपनी के आवश्यक अंग माने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका जो संपूर्ण कार्य है वो स्वयं नहीं कर सकती बल्कि संचालकों की सहायता से पूरा होता है। जो संचालक है वे कंपनी के जो नीतियां हैं वो बनाते हैं, उन्हें कार्य रूप में परिणित करते हैं, करने के लिए आवश्यक समय समय पर डिफरेंट प्रयास करते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो संचालकों पर आधारित होती है और उनका जो शरीर है वो संचालकों के मस्तिष्क से प्रभावित होता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि मस्तिष्क और शरीर को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से संचालकों को कंपनी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए संचालक कंपनी के अभिन्न अंग माने जाते हैं। तो इस प्रकार इन वर्णनों से स्पष्ट होता है कि जो संचालक की स्थिति क्या होती है, बहुआयामी होती है। संचालकों की स्थिति को मतलब एक कोटेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। उसमें है जॉर्ज जैसल ने बहुत ही अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि संचालकों को कभी प्रन्यासी अथवा एजेंट के नाम से जाना जाता है, तो कभी उन्हें प्रबंध के भागीदार के रूप में जाना जाता है। आप इसे किस नाम से पुकारते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप उनकी वास्तविक स्थिति को समझते हैं। वास्तविक स्थिति में वे व्यावसायिक व्यक्ति हैं जो किसी व्यापारिक संस्थान का संचालन स्वयं अपने तथा उस कंपनी के अंशधारियों के लाभ के लिए करते हैं। वे अपनी शक्तियों तथा नियंत्रण के अधीन पूंजी के संबंध में कंपनी के साथ विश्वासित संबंध की स्थिति में होते हैं। संचालकों की अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी अधिनियम है उसमें संचालकों की विभिन्न अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अगर ये डिफरेंट अयोग्यता में से कोई अयोग्यता होती है तो वह व्यक्ति किसी भी कंपनी का संचालक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उसमें पहला है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है तो कंपनी का संचालक बनने के अयोग्य माना जाएगा। नेक्स्ट है यदि वह अमुक्त दिवालिया है। नेक्स्ट है यदि उसने दिवालिया घोषित होने हेतु आवेदन किया है और उसका जो आवेदन है वो लंबित पड़ा है। नेक्स्ट है किसी अपराध के लिए दंडित, यानी कहने का तात्पर्य यह है यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है तथा उसे कम से कम 6 माह के कारावास की सजा दी है और उस सजा की अवधि को पूरे हुए 5 साल नहीं है, मतलब कम से कम 6 साल की इसको 6 महीने का कारावास की सजा हुई है और ऐसी सजा प्राप्त किए हुए अभी 5 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट है यदि उस व्यक्ति को संचालक पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य करने का कोई आदेश किसी अधिकरण या न्यायालय ने दिया है तो यह आदेश अभी भी प्रभावी है। फिर नेक्स्ट है याचना राशि का भुगतान। अब यदि किसी व्यक्ति ने उस कंपनी के में धारित जो अंश है पर मांगी गई जो कॉल मनी उसका भुगतान नहीं किया है और उस याचना राशि के भुगतान हेतु निर्धारित की गई जो अंतिम तिथि है उसको 6 माह की अवधि बीत गई है। फिर है कि संचालक पहचान क्रमांक हेतु आवेदन नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि यदि उस व्यक्ति ने संचालक पहचान क्रमांक हेतु आवेदन नहीं किया है अथवा उसे संचालक पहचान क्रमांक का आवंटन नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति भी संचालक बनने के अयोग्य माना जाएगा। फिर है यदि वह किसी ऐसी कंपनी का संचालक है अथवा रह चुका है जिसने पिछले निरंतर 3 वर्षों की अवधि में अपने वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं की है तो ऐसा व्यक्ति भी संचालक बनने के अयोग्य माना जाएगा। फिर एक है कि यदि वह ऐसी किसी कंपनी में संचालक है या रह चुका है जिसने स्वीकार की गई जमाओं अथवा उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया है। तो ये सब डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशंस है किसी भी व्यक्ति के लिए डायरेक्टर बनने के लिए। तो आज मैंने आप लोगों को डायरेक्टर की पोजीशन क्या है, इसके डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।